हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल डिफेंस पर। और एक बार फिर हम आप सभी के लिए कंटेंट डेवलपमेंट की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती। तो ये भी पिछली बार का ही टॉपिक है और जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के टॉपिक पर कंटेंट डेवलप कराया है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जा करके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं जिससे आप कंटेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं और जीडी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पीछे दिख भी रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं अडेप्टेबिलिटी फेज़ 2 की। तो फटाफट से आज के इस कंटेंट को शुरू करते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट को। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया हुआ है कि किस तरह से कंटेंट डेवलप किया जाता है, क्या बातें की जाती है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे और बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स को लेकर के चलेंगे कि हिस्ट्री क्या है इसकी, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, हमारे लिए कैसी है, फ्रूटफुल है कि नहीं है, मेथड क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। फाइन, तो फटाफट से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम इसकी बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम एक और कह सकते हैं कि ये मेथड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मेथड है। अब एक तो हमारी जो अभी प्रेजेंट टाइम पे फार्मिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल फार्मिंग। ओके, इस अब दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि हम जैविक पदार्थों का यूज करके, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जैविक खेती की बात करें। और ये जो हमारा पुराना तरीका है बिल्कुल कि हमने बीज बोए, फिर ज़्यादा चीज़ों को उगाने के लिए हमने उसमें फर्टिलाइजर्स डाले, खेतों को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, फसलों को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए हमने उसमें पेस्टिसाइड्स डाले। तो इन सभी चीज़ों को हम कन्वेंशनल फार्मिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन चीज़ों को नहीं यूज़ करते। तो फिर हम यूज़ क्या करते हैं, कैसे हम खेती करते हैं। तो सबसे पहले आगे चलते और बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, OF मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो किस पे रिलाय करती है, इट रिलायज ऑन बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स। होते क्या हैं, एक होते सिंथेटिक फर्टिलाइजर जिसमें हम NPK वगैरह का यूज़ करते हैं, यूरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं। और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स किससे बने होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लांट वेस्ट। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल और इनके जो वेस्ट होते हैं उनसे, यानी कई बार देखा होगा आपने पत्तियां सूख गई, सड़ गई, उनकी खाद बना करके खेतों में डाल दिया। एनिमल वेस्ट होता है जो गोबर वगैरह, उसकी खाद बना करके जो है खेतों में यूज़ करी जाती है। इसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं इसमें सीवेज स्लज, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको भी खाद की तरह, उसको भी फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है। अब एक तो ये तरीका हो गया कि हम इन फर्टिलाइजर्स का, इन तरीकों से हम खेती करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ और चीज़ें भी करते हैं, जैसे हम आपने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक तरीके जैसे क्रॉप रोटेशन। ठीक है, आप एक ही क्रॉप को ना उगाएं, अलग अलग क्रॉप को उगाएं। साथ ही साथ कवर क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो आप खेतों में उगाते हैं तो उससे आपकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, फर्टिलाइजिंग पावर है सॉइल की, वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर हम यूज़ करके फार्मिंग करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। होप सो कि ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। उसके पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही बेसिक से एडवांटेज की, दैट इज़ योर इकोलॉजिकल। इससे होता क्या है, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस या एडवांटेज होता है, बैलेंस बना रहता है। अब प्रेजेंट टाइम पे हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, कितना ज़्यादा
फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, केमिकल्स इतने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, डिसीजेस बढ़ रही हैं। तो उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो 1900 के दशक में 1900s के टाइम पे एक अल्बर्ट हॉवर्ड व्यक्ति थे जो इंडिया की इस टेक्निक से, मतलब अपने यहाँ जो है ये फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं यूज होते थे, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अपने यहाँ ये फर्टिलाइजर्स वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं होते थे। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ कौन सी हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद से ही हमने क्या, सबसे पहली बार क्या किया, हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को बोया, जो कहाँ से आया था, जापान से आया था, जिसे हम बोना गेहूं के नाम से भी जानते थे। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र रिवॉल्यूशन हुआ, और तब हमने क्या किया कि हमने फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना शुरू किया, हमने यूरिया का यूज़ करना शुरू किया, हमने एनपीके का यूज़ करना शुरू किया अपने खेतों में। और उसके रिजल्ट क्या देखने को मिला कि हमारी जो उर्वरक क्षमता है मिट्टी की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोग बीमार भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो इन्होंने जो एल्बर्ट हॉवर्ड थे, इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ों को यूज़ करके हम जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो करेंगे। तो हम एनिमल मैन्योर्स का यूज़ करेंगे, जिसे हम कंपोस्ट, ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे आपका कवर क्रॉप्स के कुछ नाम, जैसे कि कवर क्रॉप्स जैसे बकव्हीट हो गया, काउपी हो गया। ठीक, तो ये हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, और वो क्या है कि आप क्या कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन कर सकते हो। मैंने आपको बताया क्रॉप रोटेशन करने से बचपन में हम सब ने पढ़ा है, 8th वगैरह में हम सब पढ़ते हैं कि अगर आप लगातार एक ही तरह की फसल उगा रहे हो तो वो चीज़ जो उतनी फर्टिलाइजिंग पावर नहीं रहती है मिट्टी की, तो क्या करना होता था कि हमें कुछ टाइम बाद उसमें कैसे बताते कि दालों की फसल कर दो। तो दालों में क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन की गांठें होती हैं उसमें, जिससे मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, और अगर नाइट्रोजन बढ़ेगा तो फिर हमारा उसका फर्टिलाइजिंग पावर भी बढ़ेगी। तो क्रॉप रोटेशन भी एक तरीका हो सकता है। उसके अलावा 4th पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, 4th पॉइंट में हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली बेस्ड इंसेक्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल इंसेक्ट ट्रीटमेंट। अब इसमें अगर हम ज़्यादा जाएंगे डीप तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट आप इन चीज़ों को कह सकते हो कि इन्होंने एल्बर्ट हॉवर्ड ने बताया कि अगर हम एनिमल मैन्योर्स का यूज़ करें एज अ कंपोस्ट, कवर क्रॉप्स को यूज़ करें, कवर क्रॉप्स आपकी हो गई जैसे बकव्हीट हो गया, काउपी हो गया, ठीक है, उसके अलावा क्रॉप रोटेशन का यूज़ करें, साथ ही साथ हम बायोलॉजिकल इंसेक्ट ट्रीटमेंट का यूज़ करें, यानी कि मिट्टी में जो पहले से कुछ ना कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो मिट्टी को प्योर करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा केचुआ, या मिट्टी में बहुत सारे ऐसे कीड़े रहते हैं जो मिट्टी को खाते हैं, फिर उसी में एक्सक्रीट यानी कि पॉटी करते हैं, तो उनकी पॉटी में भी वो सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ जो वो मिट्टी को खोदते रहते हैं तो मिट्टी क्या होती है, एकदम सॉफ्ट बनी रहती है, बिल्कुल टफ नहीं हो जाती है, रफ। ठीक है, तो वो चीज़ें होंगी। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं ना उनका हम यूज़ करें। कई बार देखा होगा आपने वर्मी कंपोस्ट की खेती होती है, मतलब प्रॉपर वर्मी कंपोस्ट को
पाला जाता है और उनको बड़ा किया जाता है और फिर उनको खेतों में डाला जाता है ताकि वो जो मिट्टी है उसको वो खाएं, उसमें ही एक्सक्रीट करें और उसको और ज़्यादा उपजाऊ बनाएं। तो ये चीज़ें भी होती हैं और ये एक ऑर्गेनिक तरीका है खेती को करने का। इनऑर्गेनिक में आप क्या करते हो, मार्केट से दवा लाए, छिड़क दिया और चीज़ें हो गई। जो आप उसमें पेस्ट होते हैं वो मर जाते हैं, जो हमारी फसल होती है वो भी क्या खराब हो जाती है। खराब इन द सेंस कि वो उतनी हाइजेनिक बट उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं रह जाती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नहीं होते हैं जो हमें, जैसे आजकल की लौकी भी मतलब इंजेक्टेड लौकी है, प्रोडक्शन के चक्कर में उसमें इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं कि एक टाइम पे मतलब जो फसल का, अभी देखो हर सब्जियां 12 महीने मिलती हैं। ठीक है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज से आ रही हो या फिर उनको ऐसे उगाया जा रहा हो। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो, और एक टेस्ट की भी बात होती है। अगर यही बंधा आज जो मतलब एक नेचुरल बंधा सर्दियों में आ रहा है, यही पत्ता गोभी अगर आप गर्मियों में खाओ तो शायद वो टेस्ट ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या मेथड्स होते हैं। मेथड्स के पहले हम टाइप्स जान लेते हैं, कितने टाइप की होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो 2 तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है, पहली ऑर्गेनिक फार्मिंग कह सकते हो आप कि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, और दूसरी होती है प्योर। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इंटीग्रेटेड में क्या होता है, हम वर्म्स एंड पेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ वर्म्स एंड पेस्ट, साथ में हम इकोलॉजिकल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए चीजों को यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं इसमें हम नेचुरल फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। अब नेचुरल फर्टिलाइजर में ये चीज़ मैंने आज पढ़ी, बहुत ही एक अजीब सी लगी, बट कोई नहीं। जैसे कि हम इसमें यूज़ करेंगे आपका ब्लड मील, इसमें हम यूज़ करते हैं बोन मील, इसमें हम यूज़ करते हैं फेदर मील। अब ये हैं क्या, इनको अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये जो आपके जैसे जो आपके कौन से, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, स्लॉटर हाउस जो होते हैं, वहाँ से ब्लड को लाया जाता है या फिर बोन्स को लाया जाता है और इनका पाउडर बनाया जाता है। ये भी ड्राई पाउडर होता है और इस पाउडर को खेतों में छिड़काव किया जाता है। ये जो ब्लड से पाउडर है बना हुआ, उसमें क्या होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा हाई प्रोटीन। ठीक है, ये हाई का साइन है, इसमें हाई प्रोटीन होता है, साथ में हाई नाइट्रोजन होता है। साथ जब आपके बोन्स से कोई चीज़ बनी होगी तो उसमें क्या होगा, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें, और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी होता है। तो ये चीज़ें हमें जो है जानवरों की हड्डियों से, खून से मिल रहे हैं। सेम फेदर के मामले में हो जाता है कि हम ये चीज़ें यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गए। अब हम बात कर लेते हैं मेथड्स की कि इनमें कौन सा मेथड यूज होता है। फर्टिलाइजर मेथड में क्या होता है, नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर। सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं यूज किया जाता है, बट नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि क्या क्या नेचुरल फर्टिलाइजर हो सकते हैं, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, पेस्ट कंट्रोल। बैक्टीरिया बैसिलस इस तरह का नाम है, अगर आपको याद रह जाए तो आप याद रखिएगा, बैक्टीरिया बैसिलस। इसका यूज़ किया जाता है पेस्ट्स को कंट्रोल करने में। उसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा हो सकता है क्रॉप रोटेशन, जो कि एक कल्चरल मेथड हो सकता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाएगा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जो है वो कल्चरल मेथड है।
इसमें मैंने आपको बताया कि क्रॉप रोटेशन करके आप क्या कर सकते हो, मिट्टी में जो नेचुरली जो तत्व होते हैं उनको लाया जा सकता है। एक क्रॉप के बाद क्या होगा कि आपका जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस क्रॉप के साथ ख़त्म नहीं हो जाएंगे। दूसरी नई क्रॉप अगर आप इस तरह की बोते हैं जिनसे जो क्रॉप साइकिल है वो बना रहेगा, साथ में मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी और जो पेस्ट लाइफ साइकिल है वो ब्रेक होगा। जो कीड़े मकोड़े हैं, मान लो आप लगातार गेहूं बो रहे हैं तो फिर गेहूं वाले कीड़े ही उसमें रहेंगे। ऐसे क्या होगा, गेहूं के बाद अगर आपने दाल कुछ बो दी तो फिर क्या होगा कि उन दालों से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और शायद वो पेस्ट नहीं आएंगे। तो ये भी एक मेथड पेस्ट कंट्रोल के अंतर्गत हो सकता है क्रॉप कंट्रोल का। जेनेटिकली वेरीड क्रॉप्स भी यूज करी जा सकती हैं। जेनेटिकल वेरीड क्रॉप्स, इनमें क्या होता है कि इनके जो सीड्स होते हैं वो सीड्स, जैसे कि इसमें नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जेनेटिक, इनके जीन्स में चेंजेस कर दिए गए और ये जो क्रॉप्स होते हैं, ये जो सीड्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये पेस्ट फ्री होती हैं और डिसीज फ्री होती हैं। दोनों चीज़ों से फ्री जेनेटिकली वैरिड क्रॉप से, तो इनको भी हम बो सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या क्या एडवांटेज होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। चलो पहला एडवांटेज समझते हैं। पहला एडवांटेज आपका हो जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। वो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। क्यों? अब इसमें भी जैसे क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो सॉइल की हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, केवल सॉइल की हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगी, इसके साथ साथ आप बायोडाइवर्सिटी को भी प्रमोट करोगे और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी करोगे। बायोडाइवर्सिटी प्रमोट होगी और आप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में भी भागीदार बनोगे। फिर हम बात करते हैं सेकेंड, एलिमिनेट द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। फिर थर्ड नंबर किसको, वाटर को प्लस सॉइल को। चौथा एडवांटेज क्या कह सकते हो, प्रमोटिंग डाइवर्स क्रॉप। साथ में उन क्रॉप्स को भी आप प्रमोट करोगे जो क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ठीक है, स्पीसीज एक्सटिंक्ट, स्पीसीज ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि 2023 को मिलेट ईयर कहा गया। मोटा अनाज जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। मोटा अनाज पहले भारत में खाया जाता था, उगाया जाता था, बट हमें इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता था और फिर हमने गेहूं चावल को अपना लिया और आज हम गेहूं चावल और ज़्यादा जो अगर ट्रेंडिंग की बात करें तो इंडिया में मैदा, मतलब हम कुलचे खा रहे हैं, हम भटूरे खा रहे हैं, हम मैदा से बनी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को खराब करता है। वहीं वेस्टर्न कल्चर अभी क्या हो रहा है, वो इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, वो ओट्स खा रहे हैं। ठीक है, और मोटे अनाज की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी देखने को मिलती है कि अभी जो है हम मोटे अनाज को प्रमोट कर रहे हैं कि मोटा अनाज ज्वार, रागी, बाजरा ये सब अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी एक तरह से उस टाइम पे, चाहे उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कमी थी फसलों की, अनाज की, तो इस वजह से प्रमोट किया गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे देखें कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है तो ऐसे ही फसलों पर दे रही है सब्सिडी। गेहूं पर
चावल पर, ठीक है, दालों पर। तो किसान भी सोचते हैं हमारी फसल सेफ है तो हम यही फसल उगाएंगे। अगर हमारे फसल मार्केट में नहीं बिकी हमारा अनाज तो कम से कम गवर्नमेंट तो खरीद लेगी ना, तो हम सेफ रहेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमें लॉस नहीं होगा। और अगर हम मोटे अनाज को यही सब्सिडी वाला सिस्टम अगर वहाँ पर रखेंगे तो वो चीज़ें भी प्रमोट होंगी। तो ये भी यहाँ पर दिखाया गया और हम बात कर सकते हैं इसकी कि एक ही एडवांटेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो सकता है कि हम अपनी ह्यूमन हेल्थ को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ हम उसमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आई थिंक 6, तो ह्यूमन हेल्थ को हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। न्यूट्रिशनल क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट और क्रॉप, ठीक है, क्योंकि अगर हम केमिकल नहीं यूज़ करेंगे, हम फर्टिलाइजर्स जो ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो उसमें केमिकल नहीं होगा। साथ ही साथ हायर कॉस्ट, लॉन्गर इको प्रॉफिट, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। चलो अब हम बात करते हैं क्या क्या हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है या फिर लिमिटेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है वो है इसका कॉस्ट। क्या है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट, लो यील्ड, यानी कि प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ज़्यादा, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। तीसरा मोर लेबर इंटेंसिव, चौथा क्या होता है, एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव, ऑर्गेनिक चीज़ें एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर, नॉट एसेसिबल बल टू लो इनकम एरियाज, जहाँ के लोग कम कमाते हैं या फिर कम उनकी सैलरी है वो लोग तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, और कई बार क्या होता है कि वेदर वगैरह से ये क्या लॉस देखने को मिलता है फार्मर्स को, वेदर रेजिस्टेंट नहीं होती हैं ये क्रॉप्स जो होती हैं, वो वेदर रेजिस्टेंट नहीं होती हैं, तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दो चीज़ें और, जैसे कि जो हमारे यहाँ स्टेट है, कौन सा, सिक्किम। सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट जो 2016 में पूरी तरह से उसने खुद को ऑर्गेनिक घोषित कर दिया। ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम। यहाँ पर कोई भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। ऐसे अगर हम कंट्री की बात करें एक, तो एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया इज़ द कंट्री जो ऑर्गेनिक कंट्री है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। अब जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज जैसे ममा अर्थ ऐसा दावा करती है, अगर आपने सुना हो, कि जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो नेचुरली बने होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से बने होते हैं और उसमें हम केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। साथ में एक शैम्पू आ रहा है वाव का जो अनियन का बना हुआ है, अब वो इतना महंगा है कि हर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। चलो फाइनली अभी हमने सब कुछ देख लिया, अभी हम इसको रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हमने अभी पढ़ा है। तो रिवाइज में फटाफट से देखेंगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि जैविक खेती की बात कर रहे हैं। जैविक खेती एक तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है का मेथड है, और यहाँ पर हम कन्वेंशनल फार्मिंग यानी कि पुराना जो तरीका है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले समझना है ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो रिलाय करती है बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स पर, और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स होते क्या है, कैसे बनते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्लांट
प्लांट्स वेस्ट और जो एनिमल वेस्ट होता है, जैसे जानवर मर गया तो उसको खेतों में डाल दिया, सड़ गया, तो उसमें क्या होगा कि खाद बना देंगे, फिर बन जाएगी उसकी। साथ में एनिमल वेस्ट, आगे मैंने आपको इसमें बताया है कि कौन कौन सा एनिमल वेस्ट हो सकता है, जैसे हम यहाँ तक कि जो गोबर वगैरह होता है उसके भी खाद बना करके यूज़ करते हैं। प्लांट्स में जैसे गोभी के पत्ते यूज़ हो जाते हैं, लेकिन गोभी का फूल यूज़ हो जाता है बट पत्ते यूज़ नहीं होते, तो उसको ले जा करके खेतों में डाल दिया। या कई तरह की घास होती है जिसको हमने ले जाकर डाल, जिससे क्या होता है कि वो सड़ती है जब, तो खाद का काम करते हैं। चलो आगे, और सीवेज स्लज का भी यूज़ करते हैं हम इसमें। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है एक मेथड होता है, जिससे जैसे हम क्रॉप रोटेशन करके नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकते हैं। और कवर क्रॉप्स होती हैं, कुछ के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं कवर क्रॉप्स, जैसे कि आगे मैंने आपको बताया कि जो काउपी वगैरह है उसको बो दो अगर, तो जो सॉइल है हमारी वो सेफ भी रहती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी बने रहते हैं। तो इन सब का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उससे फ़ायदा क्या है, तो इकोलॉजिकल एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल बैलेंस भी बना रहता है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1900 के दौरान एक एल्बर्ट हॉवर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि इंडिया में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है और ये बहुत ही अच्छा है हमारे सेहत के लिए। और पश्चिम यानी कि वेस्टर्न कल्चर ऐसा नहीं था वहाँ पर, तो जो है और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ होते थे, तो वहाँ पर इन्होंने इसको प्रमोट करने की बात करी। लेकिन अपने यहाँ क्या था, अपने यहाँ उल्टा था। हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है तब हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करते हैं, और वो सीड्स जापान से आए हुए होते हैं और उनको हम बोना गेहूं भी के नाम से जानते हैं। साथ में फर्टिलाइजर रिवॉल्यूशन होता है, तब हम यूरिया और एनपीके वगैरह का यूज़ करना शुरू करते हैं। अभी ये कितना महंगा है, ठीक है, एक एक बोरी इतनी महंगी आती है खेतों में डालने के लिए, बट अगर हम नेचुरली ग्रो करेंगे चीज़ों को तो शायद वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगी। बट कुछ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं कि अगर हम नेचुरली चीज़ों को उगाने की कोशिश करते हैं तो शायद उतनी मात्रा में हम प्रोडक्शन ना कर पाएँ, तो और डिमांड ज़्यादा है ग्लोबली, तो जब हम प्रोडक्शन बहुत नहीं कर पाएंगे और पॉपुलेशन भी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, डिमांड ज़्यादा है, तो हम जो है वो जो ज़रूरतें हैं उसको मीट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इन्होंने बताया, एल्बर्ट हॉवर्ड ने, कि आप इन चीज़ों का यूज़ करके आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, जैसे एनिमल मैन्योर्स का कंपोस्ट बना करके, कवर क्रॉप जैसे कि बकव्हीट, काउपी, इसको आप उगा करके कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन करके ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, बायोलॉजिकल इंसेक्ट ट्रीटमेंट करके भी आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हो। टाइप्स जो हैं वो दो तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको देखने को मिलती है, एक इंटीग्रेटेड और एक प्योर। इंटीग्रेटेड में आप वर्म्स और पेस्ट वगैरह का यूज़ करते हो, और यहाँ पर आप इकोलॉजिकल बैलेंस का भी बहुत ध्यान रखते हो, एनवायरनमेंट में चीज़ें जो है वो नुकसान ना पहुँचे। सेम इसी तरह से हम प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया, जैसे ब्लड मील, बोन मील, फेदर मील। और ब्लड मील आपका सूखा ड्राई पाउडर होता है जो बहुत हाई प्रोटीन होता है, उसमें हाई नाइट्रोजन होता है, और इसको खेतों में छिड़काव करा जाता है। ये आता कहाँ से, स्लॉटर हाउस से, जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है, मारा जाता है, तो फिर ये उनका खाल से चमड़ा बन गया, ठीक है, मांस शायद बाजार में बिक गया या कुछ का कुछ और भी यूज़ हो गया, फिर हड्डियाँ बचती हैं, तो हड्डियों को इन यूज़ में लाया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं मेथड्स क्या होते हैं। तो फर्टिलाइजर मेथड, जिसमें कोई सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होगा, नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। पेस्ट कंट्रोल में ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है, जैसे एक बैक्टीरिया बैसिलस है, ये आपके जो कैटरपिलर होता है उसको रोकने में हेल्प करता है। तो कैटरपिलर जैसे वो रेंगने वाला जो छोटा सा कीड़ा होता है, जो गोभी में, मटर में या कई तरह की फसलों में पाया जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, नाम है बैक्टीरिया बैसिलस। क्रॉप रोटेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं, ये आपका कल्चरल मेथड हो जाता है, इसमें आप पेस्ट लाइफ साइकिल को ब्रेक कर सकते हो। साथ ही क्रॉप रोटेशन करके हम सॉइल की फर्टिलिटी, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं उसमें जो रूट्स होते हैं वो आपके नाइट्रोजन नोड्यूल से रिच होते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिकल वेरीड क्रॉप्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सीड्स, ऐसे सीड्स होते हैं जो पेस्ट फ्री और आपके डिसीज फ्री होते हैं। नेक्स्ट क्या एडवांटेजेस हैं, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है ये, जो सॉइल हेल्थ को, बायोडाइवर्सिटी को और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को ध्यान में रख करके करी जाती है। एलिमिनेट करते हैं हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर के यूज़ को, पेस्टिसाइड के यूज़ को और हर्बिसाइड के यूज़ को। प्रिजर्व करते हैं हम वाटर को, सॉइल को, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोटिंग डाइवर्स क्रॉप, हम
अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को प्रमोट करते हैं, सिर्फ एक ही तरह की खेती। जैसे कि नॉर्थ में क्या है, पानी की कमी देखी जा रही है। जैसे पंजाब वगैरह के एरिया क्या है, यहाँ पर वाटर जो है बहुत मतलब ज़मीन की क्षमता से ज़्यादा पानी, वाटर लेवल बहुत डाउन हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ की ज़मीन की क्षमता से ज़्यादा पानी यूज़ करके गेहूं और चावल जैसी फसलें जो जिनको हाई वाटर की ज़रूरत है वो उगाई जा रही हैं। साउथ में क्या है, पानी है सफिशिएंट मात्रा में और वहाँ पर अगर ये फसलें उगाई जाएं तो अच्छा है। लेकिन नॉर्थ वाले क्या कर रहे हैं, पंजाब जो है एक ऐसा एरिया और पंजाब के आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इस तरह का माना जा रहा है जहाँ पर पानी की बहुत भारी कमी देखने को मिलती है, मतलब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी फसलों का लगातार जो है प्रोडक्शन हो रहा है। साथ में हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं एक्सटेंट जो हो चुकी हैं स्पीसीज, लाइक जो कभी नहीं उगाई जाती हैं, हम लोकल एरिया के जो कोई फसल है हम उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे शकरकंद हो गया, मतलब शायद कई सारे लोग जानते ही ना हो कि शकरकंद क्या होता है, स्वीट पोटैटो। उसके अलावा जैसे अरबी, जिससे कई जगह पे घुइयाँ बोला जाता है, अब शायद वो नहीं खाया जाता है या गाँव में खाया जाता है, हम ज़्यादातर रिलाई कर रहे हैं आलू और इन सब चीज़ों पे। बहुत कम जगहों पर चने का साग या ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, गांव में ये सब ज़्यादा बनाया जाता है। मतलब शहरों में ये हो गया ना कि मतलब थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसको बनाने में भी टाइम लगेगा, कैसे काटो क्या करो, मतलब ये चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। तो ये यहाँ पर है कि एक टाइम ऐसा आएगा ना कि अगर पूरा एक अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है तो शायद चीज़ें ये पिछड़ जाएंगी, लोग भूल जाएंगे ऐसी चीज़ों को। ह्यूमन हेल्थ भी हम इम्प्रूव करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी हम इम्प्रूव करते हैं क्रॉप्स में। डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी ऑफ कोर्स होंगे। लो यील्ड, प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप चीज़ों को इस तरह से उगाओगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही वो पेड़ सस्टेन करेगा और फल कम देगा या लिमिटेड देगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि उसमें फर्टिलाइज़र डाल के खूब सारा हमने उगा लिया। ठीक, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कैसे? क्योंकि अब अगर आप हड्डियों का वो चूरा खरीदने जाओगे तो जाहिर सी बात है कि वो महंगा मिलेगा मार्केट में, शायद NPK वगैरह से भी। मोर लेबर इंटेंसिव, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत हो सकती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो सकती है, मतलब ये बहुत वल्नरेबल क्रॉप्स हो जाती हैं। फिर वल्नरेबल, ठीक है, यानी कि आसानी से ख़राब हो जाएंगी, ज़रा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर, हर इंसान हो सकता है कि ना अफोर्ड कर पाए। नॉट एसेबल टू लो इनकम एरियाज, जो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम लोग कमाते हैं, मतलब गरीब लोग, या गरीब नहीं कह सकते बट जिनकी सैलरी कम है, वो ऐसा ऑर्गेनिक फूड नहीं खरीद सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है। वेदर लॉस देखने को मिलता है कि मतलब वेदर में तो कोई भी चीज़ें ख़राब हो जाती है, नॉर्मल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फसलें या कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर होता है उसमें भी नुकसान देखने को मिलता है। पर ये मैंने बताया ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, वल्नरेबल होती है, जल्दी खराब हो जाती है। सिक्किम 2016 में पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है और एस्टोनिया जो है उसने भी कहा है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह ही बनाते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा मिलावटी काम नहीं करते, केमिकल वाला। चलो, तो ये हमने देखा, होप्सो कि समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाने की, समझाने की, बिल्कुल ईजी, कुछ भी ऐसा नहीं टेक्निकल कि आपको टफ लगे। जो टेक्निकल चीज़ें थी वो मैंने हटा दी कि मतलब आप मत ही पढ़ो उसको, जो ईजी है उसको पढ़ लो ताकि आप अभी कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो फटाफट से कमेंट करके बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट इस तरह की वीडियो में। थैंक यू सो मच।